को इसलिए मदऊ किया गया है, हमने कल की डेट में और आज की डेट में रजिस्टर किया हुआ है। एक केस इनमें जो FIR 7 है 2025 वो नहायत अहमियत का हामिल है। ACB के ऊपर अक्सर डिले की शिकायतें मौसूल हो जाती हैं। उसके पीछे कई कारण होते हैं जो कि आम लोगों को उसका समझ नहीं होता है, लीगल प्रोसेस की समझ नहीं होती है। लेकिन ACB कभी खामोश नहीं रहती है, हमेशा ताक में लगी रहती है कि जुर्म को अंजाम तक पहुंचाया जाए और मुजरिमों को अंजाम तक पहुंचाया जाए। पहला FIR जो हमने लॉन्च किया है कल शाम देर गए, FIR नंबर 7 2025, ये हमारी होकरसर वेटलैंड के बारे में है। आपको पता है होकरसर वेटलैंड जो है ये इको फ्रेजाइल जोन है। रामसर कन्वेंशन के तहत नोटिफाई हुआ है और उसके तहत इसकी देखरेख चलती है। इसकी कैरिंग कैपेसिटी 2014 के फ्लड्स के बाद कम हो गई थी, जिसको बढ़ाने के लिए इसके बीच से जो कैनाल गुजरती है, फ्लड स्पिल चैनल जो है इसके बीचों बीच गुजरती है, उस कैनल को रीसेक्शनिंग करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से। उस प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ साथ एक एस्टिमेट बनाया गया और एस्टिमेट में बाकायदा दिखाया गया कि जो प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स क्या होंगे, कंटोर्स क्या होंगे। प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ कंटोर्स थे, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स थे और उसके बाद सीनियर ऑफिसर्स को कंसर्न अफसर ने भेज दिया अप्रूवल के लिए, तो अप्रूवल आ गया। उसके बाद जब NIT फ्लोट की गई इसके बारे में, NIT में वो सब नहीं दिखाया गया जो कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट और एस्टिमेट में पहले दिखाया गया, जिसका सीधा मतलब ये निकलता था कि जिस कंपनी को ये बाद में ये काम सौंपा गया उस कंपनी की तरफ डॉक्यूमेंट्री तौर फेवर किया जाए ताकि वो आइंदा तरीके से बदउनवानियां अंजाम दे। ये जो होकरसर वेटलैंड है आप पीछे देख सकते हैं, होकरसर वेटलैंड की बाउंड्री ये है, ये जो येलो में है लाइन, ये इसकी बाउंड्री है। इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि करना क्या था और किया क्या गया। इसके बीचों बीच ये फ्लड चैनल गुजरती है, इसको रीसेक्शनिंग करनी थी और रीसेक्शनिंग मुख्तलिफ लीड्स पे करनी थी किलोमीटर के हिसाब से। लेकिन मैंडेटरी NOC में यह रखा गया था इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से कि ये जो भी आप ड्रेजिंग करेंगे ये आप इस पेरिफेरी के बाहर फेंक देंगे ये मवाद, ताकि जो हमारा वेटलैंड है ये नुकसान से बच जाए और कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाए। लेकिन हुआ क्या, जो इसके कंपोनेंट्स थे, जैसे ड्रेजिंग कंपोनेंट था, इसका मशीनरी थी, लेबर था, प्रिपरेशन ऑफ डाइक्स इसमें थे, इन सब को नजरअंदाज करके क्लब किया गया ताकि कंट्रैक्टर को अनड्यू फायदा दिया जाए। जब ये काम स्टार्ट हो गया, इन्होंने किया क्या, इन्होंने यहां ड्रेजिंग तो की, इस ड्रेजिंग का जो मवाद था, एक्सकेवेट जो था, इस एक्सकेवेट को इन्होंने इस पेरिफेरी से आइडेंटिफाइड प्लेसेस पर फेंकना था एज पर लीड्स, जो कि उन्होंने किया नहीं। इन्होंने यहां से ड्रेजिंग करके इसके बिल्कुल नजदीक लेक में ही डाल दिया। आप देख सकते हैं ये रेड में जो हमने एनसर्कल एरियाज किए हुए हैं, ये सारे वो एरियाज हैं जहां पे ये जो एक्सकेवेट निकाला गया ये बिल्कुल लेक में डाला गया। इधर ये पैचेस हैं जो आपको वाइट दिखेंगे एनसर्कल बाय रेड लाइन, इसी तरह ये एरिया है, ये एरिया है, इसी तरह इस साइड में भी कुछ एरियाज हैं। ये जो आप ये जो चीज है कि यहां पे हमने डंप ये मटेरियल किया कैसे, ये हमको पता कैसे चला, क्योंकि हमें पहले कंप्लेंट मौसूल हुई थी
नारबल के रेजिडेंट के साथ की तरफ से उन्होंने हमें बताया था कि ये जो ड्रेजिंग कर रहे हैं, ड्रेजिंग को बाहर नहीं लिया जा रहा है, और फौरन एसीबी ने जेएससी का ऑर्डर करके कंसर्न टीम को हमने स्पॉट पे भेज दिया। लेकिन स्पॉट पे जाने के बाद वहां कोई ऐसे रेमिनेंट्स हमें दिखे नहीं जिससे हम ये पता कर पाते कि ये जो सॉइल निकाली गई है, फ्लूइडाइज्ड सॉइल निकाली गई है, इसको कहां पे डंप किया गया है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन अथॉरिटी से ये था कि आप बताइए, आपने जो एक्सकवेशन की है उसके बाद फर्दर डिस्पोजल आपने कहां पे किया हुआ है। उनकी तरफ से ये साइट, अगर आप देख सकते हैं सॉइल बुक के करीब ये एक साइट दिखाई गई, और दूसरी साइट यहां पुलिस स्टेशन के पास दिखाई गई, तीसरी एक साइट यहां पे दिखा रहे थे। लेकिन ये तीनों साइट्स का जब हमने हिसाब किताब लगाया, ये बड़ा माइनर पोर्शन था जो यहां से एक्सकेवेट करके मटेरियल निकाला गया था, ये मेजर चंक से बहुत कम था। मेजर चंक जो डिपॉजिशन जिसकी थी मोर देन 70%, वो यही लेक में डाला गया था। अब इससे हुआ क्या? हुआ ये, जो कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इनके 18 किलोमीटर लीड पे लिए गए थे या 12 किलोमीटर लीड पे लिए गए थे, वो नेचुरली उसी रेंज के हिसाब से तय किए गए थे। लेकिन जब इन्होंने ड्रेजिंग करके इसी एरिया में मवाद फेंक दिया तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इनके कम हो गए। पहला ये हुआ कि स्टेट एक्सचेकर को जब हमने कैलकुलेशन इसमें की कि ट्रांसपोर्टेशन कम होने की वजह से स्टेट एक्सचेकर को कितना नुकसान पहुंचा, तो वो करीबन 2,30,00,000 रुपए के करीब स्टेट एक्सचेकर को सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पार्ट में नुकसान पहुंचा है। उसके बाद ये एनआईटी में तय नहीं हुआ था, जो कि इनको करना जरूरी था, वो ये पार्ट था कि जो यहां से मटेरियल निकालना है आउटसाइड द पेरिफेरी ऑफ द लेक, उनको उसको करना क्या है, वो जानबूझ के टेंडर में ब्लैंक रखा गया, उस पर कोई वर्ड नहीं रखा गया। वजह यह थी कि कंसर्न जो लोग थे उसके बाद इस सॉइल का लूट करके उसको महंगे दामों बेच के लोगों को फराहम करें। अब दूसरा ये था कि अगर हम टोटल लॉस हम देखेंगे, एक लॉस तो आपका ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हो गया, दूसरा लॉस आपका जो कंसिडरेशन लॉस जिसको हम बोलते हैं, जो प्रोस्पेक्टिव हमें रॉयल्टी की शक्ल में जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट से हासिल हो सकता था, वो भी इन्होंने नुकसान उसका पहुंचाया। इसका मतलब सीधा ये हो सकता है, अभी तक जो प्रूव्ड लॉस हमने इसमें से निकाला वो 2.30 करोड़ है जो हमने आपको बताया, लेकिन मजीद तहकीकात में जिसके हम पीछे पड़े हुए हैं, जो कंसिडरेशन कॉस्ट उसकी कैलकुलेशन हम इन्वेस्टिगेशन में करने जा रहे हैं, तो लगभग ये लॉस हमारा 5 करोड़ के इर्द गिर्द बनता है। अब अगर दूसरा पहलू हम लेते हैं, ये सिर्फ हम देखते हैं कि लॉस वाला साइड है, लेकिन अगर हम टोटल प्रोजेक्ट जो कंसेप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट है वो फॉल्टी हुआ है। वो फॉल्टी इस वजह से हुआ कि हमको तो अपरेंट लॉस ये लग रहा है ट्रांसपोर्टेशन और कंसिडरेशन लॉस, लेकिन लॉस ये अगर हम लेक की इकोलॉजी देख लें, लेक की इकोलॉजी को खत्म कर दिया गया, ये पैचेस टोटल बैरन बना दिए गए, जिसकी वजह से आप अगर आज देख लेंगे वहां पे इन पैचेस पे अभी एनक्रोचमेंट हुई है और एनक्रोचमेंट पे बाज़ाब्ता फसलें बना दी गई हैं। अब जब से ये 2017 के बाद से स्टार्ट हो गया ये प्रोजेक्ट, कंसीवमेंट के बाद उसके बाद पेमेंट स्टेज पे आ गया, तो एग्जीक्यूशन इसके दरमियान हो गई, तो इसके दरमियान लोगों ने इस पर कब्जा जमा दिया और प्रॉपरली ये बैरन लैंड में तब्दील कर दिया गया, और यानी ड्राई पैचेस बना दिए गए इसके, जो कि लेक में तब तक शामिल अब नहीं हो सकते जब उसकी दोबारा वापस ड्रेजिंग हो जाएगी। तो 3 काउंट्स पे नुकसान है। एक काउंट पे है आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है वो आपने इन्फ्लेटेड दिखाए, जो आपने लेक में ही मटेरियल डाल दिया तो उसकी वजह से एक नुकसान है। दूसरा, आपने जो एक्सकेवेटेड मटेरियल है, एक्सकेवेटेड मटेरियल को एनआईटी में ये नहीं रखा शिग कि इसको आप बाद में जियोलॉजी एंड माइनिंग के हवाले कर लेंगे और उसके अगेन जो रेवेन्यू आपको मिलेगा तो वो गवर्नमेंट एक्सचेकर को जाएगा। तीसरा, जो ये वाला पार्ट है कि लेक वाला जो सफाई का मामला है, अब जब भी आगे कहीं कभी ना कभी इसकी ड्रेजिंग होनी है, क्योंकि लेक का
कुछ अरसे बाद सफाई, जो चैनल है उसको सफाई करनी पड़ती है। एक अरसे के बाद ये स्पिल ओवर, इसमें सेडिमेंट बैठ जाता है, उसको सफाई करनी पड़ती है। तो सफाई करने के बाद इसमें एक और एडिशनल पैसा लगना है अगर हम इन पैचों को साफ करने जाएंगे। तो ये था इस मामले में जो होकरसर वेटलैंड है। दूसरा, इकोलॉजी का तो नुकसान है ही। चौथा नुकसान इसका यह है कि ये जो यहां से तो ड्रेजिंग की गई, लेकिन लेक की जो कैरिंग कैपेसिटी है वाटर की, वो कम की गई। इसमें नेक्स्ट आप स्लाइड देखेंगे, दिखाएंगे जो कंपैरिजन वाला स्लाइड है, नहीं कंपैरिजन है 2, बिफोर प्रोजेक्ट एंड आफ्टर प्रोजेक्ट। इसका बेसिकली एक लेबोरियस प्रोसेस था हमारी इंजीनियरिंग विंग के लिए, और हमारी प्रोसिक्यूशन विंग जो है बहुत अरसे से इस पर काम कर रही थी। लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि आपका फिजिकली जब आपने जेएससी वहां पे किया, जॉइंट सरप्राइज चेक फिजिकली जो एसीबी की तरफ से होता है, कि वहां फिजिकली आप ये प्रूव नहीं कर सकते थे कि वहां पे एक्सकेवेट कहां से उठाया गया, और उठाया तो गया था चैनल से, लेकिन डाला कहां गया था। इसको प्रूव करने के लिए हमने गूगल इमेजरी का इस्तेमाल किया और होल फोटोग्राफ्स का इस्तेमाल किया, जो खुद हमने इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट से हासिल की थी। उसमें हमने कंपैरिजन के बेसिस पे ये प्रूव किया कि ये वो पैचेस हैं जहां पे डंपिंग की गई है, जिनके बारे में हमें मिसलीड किया जाता है। ये है, ये वाला आप अगर देख लेंगे, ये है, ये वाला जो इससे पहले प्रोजेक्ट से पहले वाली आपकी जो पिक्चर है लेफ्ट साइड में है, बिफोर वर्क। आफ्टर वर्क आप देख सकते हैं कि चैनल के इस साइड में बिल्कुल ड्राई पैच ऑफ लैंड आपके सामने है। वहां लेफ्ट साइड में आपको मार्शी वाला पैच दिखेगा, लेकिन फौरन उसके बाद आपको ड्राई पैच मिलेगा। ड्राई पैच का मतलब है कि डंपिंग उसी जगह पे की गई है जहां पे इनको करना नहीं था। यह था इस केस के बारे में जो होकरसर के रिलेटेड है। अब एफआईआर नंबर 8 जो है, दूसरा एक एफआईआर जो हमने रजिस्टर किया हुआ है 2025, ये लावडा के बारे में है। अर्सवाइल लावडा जो एलसीए में आज है, इसका हालांकि ये उतनी ज्यादा बड़ी अहमियत का हामिल नहीं है, चूंकि एफआईआर दर्ज हो गया आज, तो इसलिए इसकी भी जिक्र करना चाहेंगे हम आपके सामने। ये इलीगल एक बिल्डिंग परमिशंस का मामला है। 5 होस्टल बिल्डिंग्स बनानी थी गगरीबल एरिया में, उनके परमिशन को पहले ही अंडर सेवरल वायलेशन, जिनको यानी जिन चीजों का ख्याल परमिशन देने के दौरान रखा जाना चाहिए था, उनका ख्याल नहीं रखा गया। जैसे एक उसमें ये कंडीशन थी कि हर एक हॉस्टल के लिए आपको 3 कनाल के लिए 50, यानी लड़कियों का जो हॉस्टल बनना था उनके लिए 3 कनाल की जरूरत आपको होनी चाहिए थी। लेकिन किया क्या गया, इसको डाइल्यूट करके 2 कनाल बना दिया गया। तो टोटल में आपको 5 हॉस्टल्स के लिए 15 कनाल दरकार थे, लेकिन आपको परमिशन मिल गया 12 कनाल पर ही। और परमिशन भी मिली भगत की वजह से 2 फेजेस में दिया गया। पहले 3 हॉस्टल का दिया गया, उसके बाद ड्यूरिंग कनाइवेंस विद द कस्टोडियन डिपार्टमेंट बाकी 2 हॉस्टल्स का भी परमिशन दे दिया गया। ये उसकी एक वायलेशन है। दूसरा, जो अप्रूव्ड प्लान थी 5 बिल्डिंग का, उसको वायलेट किया गया। हॉस्टल्स का परमिशन था, लेकिन होटल्स तामीर हुए, नंबर ऑफ रूम्स उसमें बढ़ा दिए गए, और टोटल स्ट्रक्चर जो अप्रूव्ड प्लान के हिसाब से उसको वायलेट किया गया। तो ये था हमारा जो 2 एफआईआर। अब आपको बुलाने का मकसद सिर्फ यहां पे ये था कि अक्सर अवकात जो भी सोशल मीडिया पे बातें होती हैं एसीबी के बारे में कि बहुत डिलेड मामला चलते हैं, उसमें दोनों जिन चीजों का हाथ होता है। एक तो डिलेड कंप्लेंट ही होती है, और डिलेड कंप्लेंट की वजह से हमने वो रिकॉर्ड फिर हासिल करने पड़ते हैं जो असल में बहुत ऑब्सोलीट हो चुके होते हैं, या हमें एजेंसीज की तरफ से ये जवाब मिलता है कि हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। मैक्सिमम ऑफ द केसेस जो हमारे एसीबी में हैं, जो लावडा के रिलेटेड है, बाकी जो एजेंसी जो सिटी के उनके रिलेटेड है, वो उनकी प्ली एक रहती है कि 2014 के फ्लड्स में हमारा रिकॉर्ड खत्म हो गया। अब डिले एसीबी के लेवल पे नहीं होता, एक प्रक्रिया होती है, एक इन्वेस्टिगेशन पैटर्न होता है, हर एक एजेंसी का अलग अलग होता है। जैसे एग्जीक्यूटिव पुलिस का आप देख लेंगे, वहां पे प्राइमा फासी केस बन गया और वहां पे एफआईआर लग जाता है थाने में। यहां पे एफआईआर लॉन्च करने से पहले आपको बिल्कुल इत्मीनान से लेना पड़ता है, आपको वेरीफाई करना पड़ता है कि ये
जो आप केस लगाने जा रहे हैं, रजिस्टर करने जा रहे हैं, क्या वो कोर्ट में टिक सकता है या नहीं टिक सकता है, क्या कल को हम इसकी एविडेंस ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। जैसा कि इस FIR नंबर 7 2025 में हुआ था, 2017 से ये मामला चल रहा है, आज हो गया 2025। JSC की हमने JSC में मैंने आपको बताया कि क्या मुश्किलात पेश आई। फिजिकली यू वर नॉट हैविंग एनी क्लू और एविडेंस की, जिससे आपको बता सकते थे कि जनाब यहाँ से एक्सकेवेशन हुई है और यहाँ पे डाल दी गई है। उसके बाद सैटेलाइट इमेजरी, गूगल इमेजरी और वो इमेजेस जो खुद डिपार्टमेंट ने भेजी थी, उनको कंपेरेटिव बेसिस पे हमने ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये प्रूव किया कि बिल्कुल ये जो मैक्सिमम ऑफ द मटेरियल जो है वो लेक से बाहर निकाला नहीं गया, वो लेक के अंदर ही डंप किया गया। तो ये चीजें जो है बड़ा टाइम खाती हैं और एविडेंस कलेक्शन के लिए जब हम किसी को केस को कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट करने के बाद इसमें भी और भी चेक्स एंड बैलेंस होते हैं, वो उसके बाद ऊपर वाली फॉर्मेशंस में जाते हैं, वो उधर से वेटिंग करके आती है, फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जाता है तो वहां से वेटिंग होके आती है। तो एक लंबी प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया के दौरान मकसद सिर्फ ये होता है कि एक वाटर टाइट केस बनाया जाए ताकि मुजरिम जिनको हमने अगर अरेस्ट किया है वो ना छूटें या बाद में कन्विक्शन कोर्ट की लेवल पे हो। अब जो FIR नंबर 7 2025 जो है, इसमें हमने 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को क्वेश्चनिंग के लिए हिरासत में लिया हुआ है और एक AEE को भी हमने हिरासत में लिया हुआ है, जिनकी हम फर्दर रिमांड लेने जा रहे हैं।